Welcome back all to my channel C Anjali Jain Classes, your buddy to CA inter and final audit to make it easy. So, on the request of students, we have got the request to cover this particular topic, that is key features of an automated environment. एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के क्या की फीचर्स है ये हमें पढ़ना है, राइट? So let's get started with our handwritten notes and then we will be back on our book. Book is basically the snippet from ICAI material, right? So basically we are going to start with key features of an automated environment. इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जमाना बाय जमाना कैसे जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ, राइट? तो सबसे पहले अपने पास एग्जाम्पल है एक शॉपकीपर का, किराना स्टोर का। किराना स्टोर में क्या है, लाइक क्या होता था, आप भी जाते हो सामान लेने, बाई वीकली जो सामान लेने जाते हो घर का, आप बोलते हो कि एक हफ्ते का राशन, महीने में 4 बार शॉप पे जाएंगे, एक हफ्ते का राशन एक बार में लेके आएंगे, देन नेक्स्ट हफ्ते, देन उससे नेक्स्ट, इस तरीके से। तो आप क्या लेके जाते थे, एक लिस्ट लेके जाते थे कि ये मुझे सामान चाहिए। तो जैसे ही आप वहां जाओगे तो जो शॉपकीपर है वो आपका सामान काउंटर पे दे देता था एंड क्या बनाता था, एक पर्ची। क्या बनाता था, पर्ची बनाता था। किस पे, कागज पे। पर्ची में क्या लिखता था कि क्या तो सामान खरीदा गया है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया है, और फिर उसका रेट देख के एक एक प्रोडक्ट का क्या करता था, लिखता था, एंड देन उसको कैलकुलेटर से क्या करता था, कैलकुलेट। एंड इवन वी हैव दो शॉप्स राइट नाउ आल्सो इन आर एरियाज टू। आपको पता है ये रिटेल शॉप्स होती है, राइट? तो रिटेल शॉप में अभी भी ऐसा होता है। अब जो काम हम एक पर्ची पे कर रहे थे उसको धीरे धीरे किसने कैप्चर कर लिया, एक्सेल ने कर लिया। एक्सेल ने किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास हम पर्ची पे लिख रहे थे उसी तरीके से अब हम इनवॉइस किस पे बना रहे हैं, एक्सेल पे बना रहे हैं। इनवॉइस किस तरीके से, लाइक आई कैन गिव यू द एग्जांपल। सो इनवॉइस इस तरीके से बनता था, लाइक यहाँ पे तो नेम ऑफ शॉप, कोई भी ABC एंड कंपनी लिख दिया, वट एवर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिखते थे प्रोडक्ट क्या लिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाती थी, डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद यहाँ आता था क्वांटिटी एंड उसके बाद अमाउंट, राइट? इस तरीके से बनता था। अब ये थोड़ा सा तुम्हें समझना आया होगा, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको ओल्ड HPA, ओल्ड HPN, इसको हम ऑल बॉर्डर करते, होल आउटर बॉर्डर। तो यहाँ क्या होता था, अपने पास इस तरीके से इनवॉइस बनता था जिसमें कि आप प्रोडक्ट क्या खरीदा है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, और फिर यहाँ पे आप क्या लिख देते थे, अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 आउटफिट्स लिए, ठीक है। आउटफिट्स की क्वांटिटी 2 थी, जिसका जो प्राइस था वो 1000 था। आउटफिट्स के बाद आपने कुछ टाई ली, टाई आपने कितने ली, एक ली, जो कि 250 रुपए की थी। इसको आपने क्या कर दिया, टोटल। यहाँ पे डू आई रिक्वायर्ड एनी कैलकुलेटर टू कैलकुलेट द थिंग, नो। तो यहाँ इसने क्या दे दिया, एक्सेल ने मेरे को टोटल दे दिया। तो इस तरीके से पहले क्या बनता था एक्सेल में, इनवॉइस बनता था, और अब भी बनता है बहुत जगह। तो ये मेरा इनवॉइस का फॉर्मेट होता था, ठीक है। ये मेरा कौन सा था, जमाना नंबर 2। और इससे पहले हमने बात की थी जमाना नंबर 1 की, जिसमें कि पर्ची बनती थी। जमाने 2 में क्या बनने लग गया, एक्सेल पे इनवॉइस बनने लग गया, काइंड ऑफ दिस थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अब थोड़े से और इवॉल्व हुए तो अब हमारे पास क्या आ गया, टैली ERP आ गया। टैली ERP में अब इनवॉइस प्रिपेयर करने लग गए।
टैली ईआरपी में भी हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल नहीं है, बस टैली ईआरपी में क्या करना होता है, तो कोई जर्नल एंट्री खोलो और फिर उसमें कुछ एक फंक्शन होता होगा इनवॉइस जनरेट करने का, तो वहां से इनवॉइस जनरेट हो जाता है, क्योंकि आपने अमाउंट ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ है, किसको बेचा है ये लिखा हुआ है, कितना क्वांटिटी बेची है वो भी लिखा हुआ है, तो वहां से क्या बन जाता था, ऑटोमेटिक इनवॉइस बन जाता था, राइट। तो अब टैली का तो मैं डेमो नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे को खुद टैली चलाना नहीं आता है। आई हैव वर्कड ओवर सॉफ्टवेयर ओनली लाइक ओरेकल, तो मैंने टैली ईआरपी कभी नहीं किया यूज। ठीक है, तो टैली ईआरपी में भी आपको थोड़ा सा तो समझ आ गया होगा कि इनवॉइस हम टैली ईआरपी में बनाते हैं, बट स्टिल वहां पे हमें इनपुट्स देने पड़ते हैं खुद से। इनपुट्स क्या क्या, जैसे कि इनवॉइस नंबर, क्वांटिटी तो खैर बाय नेचर कुछ भी आप यूज करो देनी ही पड़ेगी, और प्राइस भी लिखना पड़ता था आपको टैली ईआरपी में, राइट। अब ओरेकल अपना एडवांस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल एंड सैप। सैप यूनिवर्सल है, ओरेकल एंटिटी स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो पहले हम शॉप के जमाने पे गए जहाँ पर्ची बन रही थी, फिर उसके बाद एक्सेल वाले इनवॉइस पे आए, फिर अपने पास टैली वाला इनवॉइस आ गया। अब टैली से हम किस पे जंप कर चुके, ओरेकल एंड सैप पे कर चुके। ओरेकल एंड सैप पे क्या होता था कि हमारे जितने भी मॉड्यूल्स है, वेदर डे भी परचेज मॉड्यूल, सेल्स मॉड्यूल, पेरोल मॉड्यूल, एचआर एडमिन मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल, वो सब क्या है, इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ। अगर मैंने कोई एंट्री इन्वेंट्री को लेके रिकॉर्ड करना चाहिए ओरेकल में, तो सॉरी, कोई एंट्री परचेज से रिलेटेड रिकॉर्ड करना चाहिए, तो परचेज से क्या होगा, मेरा इन्वेंट्री ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज किस चीज की होगी, कस्टमर ने सामान खरीदा होगा तो मेरी गोडाउन से जाएगा तो सही। तो जैसे ही मैं परचेज का डिटेल्स डालने लग जाऊंगी, तो वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टिव अदर मॉड्यूल्स में भी मुझे दिखने लग जाएगी, रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। वाई, बिकॉज जो अपने मॉड्यूल्स होते हैं और एक्सेल एंड सैप में वो इंटीग्रेटेड होते हैं। यू हैव टू पुट डेटा वंस, और आपको सारा डेटा जो है अलग अलग मॉड्यूल्स में रियल टाइम बेसिस पे क्या रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको प्राइस लिखना पड़ेगा, नहीं, आपको जस्ट क्यूआर स्कैन करना है। क्यूआर स्कैन होके आपके सिस्टम में आ जाएगा। जैसे ही वो सिस्टम में आया, वो सिस्टम भी आपका इंटीग्रेटेड है। जो सेल्स मॉड्यूल होता है अपना, जिसमें कि हमारा जो सेल्स स्टाफ है वो क्यूआर स्कैन करता है, फिर सिस्टम में चढ़ाता है। क्यूआर स्कैन करते के साथ उसके सिस्टम पे प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, फिर क्वांटिटी तो उसको खुद ही लिखनी पड़ेगी, और क्योंकि हमारी जो प्राइस लिस्ट होती है वो ओरेकल एंड सैप में प्री डिफाइंड होती है, राइट। तो प्री डिफाइंड होने की वजह से जैसे ही प्रोडक्ट की यूनिक की सॉफ्टवेयर को मिल जाएगी, तो वो प्राइस को अपने आप फैच कर लेगा। बस हमें क्या डालना होगा, क्वांटिटी। एंड नॉट इवन हमें इनवॉइस नंबर भी खुद नहीं जनरेट करना, इनवॉइस नंबर भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ऑटोमेटिकली कैसे, जो अपना ओरेकल ऐप है उसमें इनबिल्ट फीचर्स होते हैं। लाइक मेरी कंपनी का नाम मान लो गोला कंपनी है, ठीक है, गोला कंपनी। तो इनवॉइस नंबर किस तरीके से जनरेट होगा, पहले तो कंपनी का नाम होगा, फिर इनवॉइस को लिख दिया INV01, यानी कि ये मेरा साल का पहला इनवॉइस है, और कौन से ईयर का है ये, 2025-26 का। अब जो ये डेटा है गोला, और जो ये FY 25-26 है, ये क्या रहेंगे, पूरे ईयर कांस्टेंट रहेंगे। चेंज क्या होती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस नंबर चेंज होता रहेगा, राइट। साल के पहले दिन पे बस मुझे क्या करना होता है, ईयर चेंज करना होता है, ईयर को सेट करना पड़ता है। तो ये क्या था मेरा टैली ईआरपी। तो इस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करती है, राइट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, यहाँ तो मेरे पास कोई ऑटोमेशन थे ही नहीं, हम बल्कि कैलकुलेटर ही उठा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टैली ईआर एक्सेल में भी कैलकुलेटर यूज होगा, मेरा मैनुअल बना के दिखाया था मैंने आपको टैली पे। यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज नहीं होगा, बट इनपुट तो मुझे खुद ही डालने पड़ रहे हैं, राइट। मैनुअल था। फिर उसके बाद टैली ईआरपी आई। टैली ईआरपी में भी बेसिकली डिटेल्स तो आपको सारी लेनी पड़ेगी, बस जो मैंने ये फॉर्मेटिंग की है ना, कि ये बॉर्डर वॉर्डर लगाया और किया है, वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वो सिस्टम जनरेटेड एक इनवॉइस आ जाएगा आपके पास। देन उसके बाद ओरेकल एंड सैप है। ओरेकल एंड सैप में सारी ही चीज़ें खुद ही कॉन्फ़िगर्ड होती है। यू जस्ट नीड टू गिव द क्यूआर कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड
जैसे ही आप क्यूआर दे देते हो, सारा जो डेटा है वो फ्लो होने लग जाता है हर एक मॉड्यूल में, रेलिवेंट मॉड्यूल्स में। सेल्स का डेटा होगा तो सेल्स में जाएगा, सेल्स के साथ डेटर्स में चला जाएगा, कैश होगा तो बीच में कैश में भी चला जाएगा, साथ ही सेल्स है तो इन्वेंटरी में भी वो डेटा क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इन ओरेकल एंड सैप वी हैव द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। ठीक है। एंड कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइस नंबर की। इनवॉइस नंबर की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है सिस्टम में। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बुक। The fundamental principle of an automated environment is the ability to carry out business with less manual intervention. Automated environment का पहला ही जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि हमारा बिजनेस में लेस मैनुअल इंटरवेंशन होगा, यानी कि ऑल द थिंग्स विल बी डन बाय द सिस्टम ड्रिवन कंप्यूटर्स, सिस्टम ड्रिवन प्रोसेसेस। ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है, ऑन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन। दैट इज इफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज मोर ऑटोमेटेड। अब बिजनेस, जितना बिजनेस एंटरप्राइज ऑटोमेटेड होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। क्योंकि ऑडिट करने से पहले, फाइनेंशियल्स उठाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एंटिटी के ऑटोमेटिक सिस्टम्स देखने पड़ेंगे, वेदर दे आर रिलायबल और नॉट ऑन दी ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। फिर है उसके बाद की फीचर्स हम अभी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अभी हमने जस्ट ये देखा है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब ऑल द थिंग्स विल बी ड्रिवन बाय द सिस्टम, configurations, processes, right? Now हम देखने वाले की फीचर्स ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सबसे पहला फीचर है एनेबल्स फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। अब फास्टर कैसे होगा, पहले क्या होता था, मान लो आपका काउंटर पे एक सेल्स पर्सन होता था, वो क्या करता था, सेल्स ऑर्डर को रिकॉर्ड करता था सेल्स रजिस्टर में। जैसे जैसे कस्टमर आता था, कस्टमर अपना ऑर्डर दे के जा रहा है, वो अपने सेल्स रजिस्टर में लिख रहा है। अब सेल्स रजिस्टर में लिखने के बाद ही विल इन्फॉर्म टू दी इन्वेंट्री स्पोक, जिसके पास इन्वेंट्री है, जहां से सामान को लोड करवाना है उसको वो इन्फॉर्म करेगा। अब जैसी सामान लोड होगा, इन्वेंट्री गोडाउन से निकल चुकी होगी, तो जो इन्वेंट्री मैनेजर है वो क्या करेगा, अपने रजिस्टर में लिखेगा कि मैंने 10,000 क्वांटिटी क्या कर दी, डिलीवर कर दी। अब जैसे ही इन्वेंट्री में रिकॉर्ड हुआ, फिर उसके बाद सेल्स में हुआ, तो इन्वेंट्री वाला बंदा क्या बोलेगा, किसको, एक तो जो अकाउंट संभाल रहा है उसको बोलेगा कि भाई तू अपनी कैश और डेटर लेजर को अपडेट कर ले कि कैश इतना मिला है, ये रिकॉर्ड कर। और सेल्स मान लो 17 लाख की थी, 10 लाख कैश मिला, उसने रिकॉर्ड कर लिया, 7 लाख का क्या कर दिया, डेटर खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी टाइम लग रहा है। वाई? क्योंकि ये जो सिस्टम है रजिस्टर मेंटेन करने का, इसमें क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, यू हैव टू कम्युनिकेट ईच पर्सन वन बाय वन ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। और पहले क्या चलता था, अगर ऐसा सिस्टम रहता है तो पहले सेल्स वाला इंसान कर लेता है, इन्वेंट्री को भी बेच देते हैं, फिर उसके बाद कैश एंड डेटर्स भी खड़े कर लेते हैं, लास्ट में रिकंसिलिएशन बनाई जाती थी। रिकंसिलिएशन किस चीज की, कि कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं है जिसकी इन्वेंट्री हमने रिकॉर्ड ना करी हो, घटाई ना हो, कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं है जिसका कैश हमें मिल गया था लेकिन हमने बुक ना किया हो, कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं है कि जो क्रेडिट सेल्स मैंने की थी उसका डेटर मैंने बुक ही ना किया हो। ठीक है। तो ये दिक्कतें आती थी। अब इसी चीज को हम किस पे लेके आ गए, ईआरपी सॉफ्टवेयर पे लेके आ गए। ईआरपी सॉफ्टवेयर मतलब कि सैप और ओरेकल की ही हम बात करेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स है। मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही समझा चुकी हूँ कि अगर मेरे पास, मैंने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो होने लग जाएगा मेरे सेल्स ऑर्डर बुक में। सेल्स ऑर्डर बुक में बस आई नीड टू गिव द क्वांटिटी, और जैसे ही सेल्स बुक में वो ऑर्डर जो है रिलीज हो जाएगा, इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा, तो सारा डेटा फ्लो होने लग जाएगा इन्वेंट्री मॉड्यूल में, कैश एंड बैंक मॉड्यूल में और डेटर मॉड्यूल में। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा चीजें फ्लो होती है।
तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। ऑटोमेटिक सिस्टम है, कॉन्फ़िगरेशन है कि मैंने स्कैन किया, सेल्स ऑर्डर बुक हो गया, बुक होने के बाद इन्वेंट्री डिस्पैच होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इन्वेंट्री डिस्पैच हुआ, कैश मिला, डाटा खड़ा कर दिया। तो इसमें मेरे को ज़्यादा कम्युनिकेशन करना नहीं पड़ा और इससे प्रोसेस जो है वो फास्ट हो गया। क्या हो गया? फास्ट। तो पहला फीचर इन द बुक वी हैव enables faster business operation। और कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। मैनुअली जब चीजें होती थी तो वी हैव टू गिव टाइम टू द कम्युनिकेशन फर्स्ट। हमें कम्युनिकेट करके चलना पड़ता था कदम कदम पे ऑन द हैपनिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। उसके बाद है एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटेशन। एक्यूरेसी किस तरीके से, मान लो अब मैं पर्ची पे लिख रही हूँ, पर्ची पे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं मेरा जो 5 है ना, डिजिट 5 वो 8 लगती है, ठीक है, और जो डिजिट 3 है वो 5 लगती है। अब कोई दूसरा इंसान उसको समझेगा तो हो सकता है वो 3 को 8 लिख दे, 5 को 8 लिख दे, 3 को 5 लिख दे और कैलकुलेट करने लग जाए। एंड इवन ऐसा नहीं है कि हो सकता है कैलकुलेट गलत कर दे, क्यों, हो सकता है कि कोई डिजिट मिस हो जाए, राइट। तो एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग, पहले क्या होता था, कैलकुलेशन वर डन मैनुअली, मैनुअली की जाती थी। अब कैलकुलेटर पे कर रहे हो, कई बार तुम भी अपने क्वेश्चंस निकालते हो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के, तो वहां पे आपका सारा चीजें ही ठीक होती है, बट आप कभी कभी डिजिट्स गलत दबा देते हो जिसकी वजह से आपका टोटल मैच नहीं कर रहा होता है, एंड देन यू कीप ऑन वर्किंग अगेन एंड अगेन ऑन दैट कैलकुलेटर, राइट। तो इस तरीके से मैनुअल एरर के बहुत चांसेस है। फिर रॉन्ग टोटल, वही बात हो गई, और टैक्स रेट एरर, टैक्स रेट एरर्स भी हो सकती है कि मेरे को लगाना 5% था, मैं लगा के बैठी हूँ 10%, राइट। सेम ट्रांजेक्शन कुड बी रिकॉर्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्टाफ। कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुई है, उसको कोई एक स्टाफ अलग तरीके से रिकॉर्ड करेगा, दूसरा स्टाफ किसी अलग तरीके से रिकॉर्ड करेगा। अब कोई मेरे पास स्टैंडर्ड सिस्टम है ही नहीं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट उस पे ही एग्जांपल दिया था इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन का ऑन टैली ओरेकल एंड सैप, ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ एंड इसके बाद एक और एग्जांपल दूंगी फॉर योर बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। इनवॉइस नंबर, अब मैं ये बोल दूं कि भाई इनवॉइस नंबर जनरेट कर दे गोला INV 01 25 26 के लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का तो मतलब यही है कि तू पहले गोला लिख, गोला लिखने के बाद इनवॉइस नंबर लिख एंड उसके बाद फाइनेंशियल ईयर लिख, राइट। ये कहने का मतलब था। अब 10 लोगों को मैं बिठा दूँ, 10 अलग-अलग तरीकों से लिखेंगे। वो एक कोई लिखेगा गोला हाइफ़न INV 01 हाइफ़न 2025 2026, कोई दूसरा इंसान लिखेगा गोला स्लैश दिस। तो हर एक कोई अलग-अलग तरीके से लिखेगा। और फिर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो तो आपने ये सुना ही है, जैसे हम रिकंसिलिएशन एंड रेक्टिफिकेशंस की एंट्री करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री भी मार देते थे, और कुछ पहले पीएल से जाके पहले उसको रिवर्स करते थे, फिर अल्टीमेट इफेक्ट लेके आते थे। तो या तो कोई डायरेक्ट एंट्री भी मार सकता है या कोई डिटेल्ड एंट्री भी मार सकता है, राइट। तो यही बोला है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कोई स्टाफ किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा, कोई स्टाफ किसी तरीके से रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स थी मेरी मैनुअल सिस्टम में। इसी चीज़ को हम सोल्व कर रहे हैं किससे, सिस्टम बेस्ड प्रोसीजर से। सिस्टम बेस्ड प्रोसीजर से कैसे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको फर्स्ट जो फीचर था उसमें ये बताया था कि मैनुअल एरर में हमसे टैक्स रेट की भी एरर हो सकती थी सेकंड फीचर में। तो सिस्टम में क्या होता है, मान लो मेरे को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जीएसटी भी कैलकुलेट करना है, तो जीएसटी कैलकुलेट मैं नहीं करूँगी। अब सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि हमने पहले डिफाइन कर रखा है कि ये तो मेरे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट की ये प्राइस लिस्ट है, साथ ही अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है, मैं एंट्री करते हुए उसको यस कर दूंगी, यस कर दिया तो एप्लीकेबल रेट पे जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है कि यस जीएसटी इज एप्लीकेबल। और जैसे ही मैं यस कर रही हूँ उस पॉइंट को, ड्रॉप डाउन को, तो यस करने के बाद मेरे पास रेट आ जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है इस पे 5% रेट आएगा जीएसटी का, तो वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, कैलकुलेट कर देगा। आई नीड नॉट टू इवन चूज दी जीएसटी रेट ऑल्सो,
क्यों? क्योंकि मास्टर लिस्ट मेरे पास सिस्टम में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है फॉर द जीएसटी रेट्स। ठीक है? यू जस्ट नीड टू स्कैन द क्यूआर एंड पुट द क्वांटिटी ओनली, क्योंकि प्राइस लिस्ट भी आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड है एंड ऑलरेडी यू हैव द रेट ऑफ जीएसटी। तो यही अपना था फीचर नंबर 2, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, राइट। तो देन उसके बाद अपने पास है एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब एक चीज है कि जो पॉइंट नंबर 1 से ही हम इसको लिंक करते हैं। जो मैं रजिस्टर में एंट्री करती थी मैनुअल, मैं हाथ से लिखती थी, तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक जो ह्यूमन है उसका कंप्यूटर वाला स्पीड होगा। नहीं, क्या होगा, स्लो लिखूंगी, कोई हो सकता है बहुत फास्ट लिखे, कोई हो सकता है स्लो लिखे राइटिंग अच्छी के लिए, कोई हो सकता है फास्ट लिखे बट उसकी राइटिंग सही नहीं आ रही, तो फिर वो फायदा ही क्या है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, ट्रांजेक्शन्स, अब मान लो एक ही मैं इतनी स्लो हूँ कि एक ही दिन में सिर्फ 50 एंट्री ही एंटर कर पाती थी सेल्स रजिस्टर में। ठीक है? तो इस वजह से मेरा जो सामान था वो तो 100 क्वांटिटी बिकता था, बट मैं एंटर सिर्फ 50 ही कर पाती थी, और जो 50 बचा हुआ एंट्रीज है वो मैं नेक्स्ट डे पे करती थी। तो इससे क्या होता था, बैकलॉग आ जाता था मेरे काम में, और इस वजह से मेरी आगे की जो इन्वेंट्री प्रोसेसिंग है, अदर रजिस्टर है, अदर अकाउंट्स है, उसमें एंट्रीज फ्लो ही नहीं हो पाती थी, डेटा फ्लो ही नहीं हो पाता था। 50 किया तो 50 ही इनमें पाएगा। ठीक है? तो 50 सबका क्या चल रहा है, बैकलॉग चल रहा है। व्हाई? बिकॉज इट वाज मैनुअली एंटर्ड इनटू द रजिस्टर्स। एंड टैली ईआरपी तो नहीं, और एक्सेल एंड सैप में क्या होगा, एक बार आपने ट्रांजेक्शन एंटर करी, आपको कम्युनिकेट नहीं करना अदर ट्रांजेक्शन, अदर मॉड्यूल्स में। आपका जो ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली जाता जाएगा, और आपको जो क्यूआर स्कैन करना है, एक क्यूआर स्कैन करने में आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना। तो आप एक दिन में बहुत सारे क्यूआर स्कैन कर सकते हो फॉर दी कस्टमर जो कि आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने आ रहे हैं रेगुलरली, राइट। तो इससे क्या होगा, ability to process large volume of the transaction. Then we have integration amongst big business operations, same data entered multiple times। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे पहले आपने क्या किया, सेल्स रजिस्टर में मैंने कोई सामान बेचा, तो पहले मैंने उसको सेल्स रजिस्टर में एंटर किया कि मैंने फलाने इंसान को फलानी सेल करी। फिर दोबारा से मैं उसी एंट्री को किस में कर रही हूँ, इन्वेंट्री रजिस्टर में, कि मैंने सेल की थी इसलिए मेरी इन्वेंट्री घटी है। फिर दोबारा से मैं कहाँ पे जा रही हूँ, कि मैंने सेल करी थी, मेरा डेटर बढ़ गया। फिर दोबारा कहाँ से मैं जा रही हूँ, कैश रजिस्टर पे जाने लग रही हूँ, वहां पे लिख रही हूँ कि हाँ मैंने इस फलाना पर्सन को सेल करी थी, अब कैश भी बुक करो। इस तरीके से सेम एंट्री मैं मल्टीपल रजिस्टर्स में करती थी। बट नाउ वट वी हैव, क्योंकि अब सैप एंड ओरेकल इंटीग्रेटेड है, मुझे बस एक बार डेटा फ्लो कराना है सिस्टम में, क्वांटिटी एक बार लिखनी है, और वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो डेटा है वो अपने आप दूसरे मॉड्यूल्स में क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा आप ये समझ पा रहे हो कि आईसीएआई एक ही चीज को बार बार लिख रहा है, क्या कर रहा है, एक ही चीज को बार बार लिख रहा है। मैंने क्या इन पॉइंट्स के लिए अलग आपको एक्सप्लेनेशन दी? नहीं, मैंने इसको पॉइंट 1 और 2 से ही कनेक्ट किया और हो गया। तो कुछ नहीं है, बस आईसीएआई एक ही पॉइंट को 4 पॉइंट बना के लिख रहा है। तो बी स्मार्ट। पहला, एनेबल्स फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, देन एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, जिसमें मैंने जीएसटी के बारे में आपको बताया। फास्टर बिजनेस ऑपरेशन में मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में बताया। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन अमंगस्ट बिजनेस ऑपरेशन, सैप एंड ओरेकल। दिमाग में आप सैप एंड ओरेकल रखो, आपको सारे फीचर्स याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद है बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स कैसे, आपके पास क्या है, पहले फिजिकली आप क्या करते थे, उनको सुपरवाइज करते थे, रजिस्टर्स को अलमारी में ताला लगा के रखते थे कि चोरी ना हो जाए, ये बहुत जरूरी हमारे क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, राइट। और मैनुअल ही अप्रूवल थी, जो ताले की चाबी थी वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के पास ही होती थी।
तो यहाँ क्या होता था कि वो चाबी किसी को भी दे सकता था, मान लो कभी उसको इमरजेंसी आ गई, तो उसने किसी और इंसान को दे दिया कि ले भाई तू ताला मार दियो, सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पाने चाहिए मुझे। तो यहाँ पे कंट्रोल्स को क्या हो जाता था, बाईपास किया जा सकता था। ठीक है। तो और इवन जो डॉक्यूमेंट्स है, बही खाते टाइप चीजें थी, उसको जो ऑफिस के छोटू होते हैं उनको भी बोल दिया जाता था कि छोटू इस अलमारी से ये वाला रजिस्टर लेके आइयो, तो वो लेके आ जाते थे। तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी एज सच थी ही नहीं। बट इन सैप एंड ओरेकल अपने पास क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस है। अब मैंने आपको जैसे ये बताया कि सैप एंड ओरेकल में अपने पास अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, परचेज का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, इन्वेंट्री का अलग होता है, एचआर का अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मेरे को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा गया है किसी कंपनी में, और मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला ही डोमेन मिला है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को क्या मिलेगा, व्यू एक्सेस मिलेगा। व्यू इन द सेंस कि मैं रिपोर्ट जनरेट करके देख पाऊंगी सिर्फ कि आज तक बिजनेस ऑपरेशन में कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज हुआ। मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊंगी। क्या नहीं कर पाऊंगी, एडिट। क्यों? क्योंकि मेरा काम है रिपोर्ट जनरेट करना और उसको एनालाइज करना। मेरा काम सिस्टम में परचेज सेल्स की एंट्री करना नहीं है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने कोई अकाउंटेंट स्टाफ रखा, तो अकाउंटेंट स्टाफ में भी अब हो सकता है कि एक मैंने रखा हो रिवेन्यू को संभालने के लिए, दूसरा मैंने रखा हो परचेज को संभालने के लिए, एंड तीसरा मैंने रखा है कैश को हैंडल करने के लिए। तो इन जो ये तीन बंदे हैं, परचेज वाला अलग, सेल्स वाला अलग, कैश वाला अलग, इन्वेंट्री वाला अलग, तो इनके पास क्या होगी, रोल बेस्ड एक्सेस होगी। रोल बेस्ड एक्सेस का मतलब परचेज, जो मेरा पर्सन ए है वो सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री ही फ्लो करा पाएगा सिस्टम में। जो इन्वेंट्री हैंडलिंग वाला इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री की ही एंट्रीज फ्लो करवा पाएगा। जो एसेट मैनेज करता है कंपनी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट की ही एंट्रीज को फ्लो करवा पाएगा। तो ये क्या होता है, रोल बेस्ड एक्सेस होती है। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से डेटा को एक्सेस कर पाएगा, पेरोल डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो इस वर्ड का आप क्या समझ रहे हो, मतलब रोल बेस्ड का मतलब जिसको जिस चीज के लिए हायर किया गया है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ उतने ही सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की क्या देंगे, एक्सेस देंगे। ठीक है। इसलिए तो यूजर आईडी पासवर्ड होता है। जो अपना रोल बेस्ड एक्सेस है, इट इज लिंक्ड विद आर यूजर आईडी पासवर्ड, उसी अकॉर्डिंग हमारे क्या बनता है, यूजर आईडी बनती है। लाइक इन एयरटेल ऑल्सो आई हैव द यूजर आईडी ओनली ऑन द रिव्यू बेसिस, आई कांट एडिट द inputs in the software, I can just generate the reports and give the analysis to my senior। ठीक है। तो ये क्या था, रोल बेस्ड एक्सेस था। मैं एंट्री पास करने का मेरे पास वहां पे राइट नहीं था। ठीक है। तो इट वॉज द बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल वाला एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स का मतलब वही जैसे मैंने कैलकुलेटर वाली गलतियां बताई थी, अब ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। बट एक चीज ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि जीएसटी रेट लेना था, राइट। तो अगर मैंने सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन ही गलत कर रखी होगी ना, तो मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो भी गलत फ्लो होगा। क्या होगा, गलत डेटा फ्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपना जो है रियल इस्टेट का काम है। ठीक है। क्या है, रियल इस्टेट का काम है। रियल इस्टेट के काम में मैं अपार्टमेंट भी बेचती हूँ, रेजिडेंशियल लैंड पार्सल भी सेल करती हूँ। अब आप जीएसटी के स्टूडेंट तो हो ही, मुझे पता है ग्रुप वन में आप पढ़ के आ चुके हो जीएसटी लो। तो वहां आपने पढ़ा हुआ है कि जो अपना सेल ऑफ लैंड है, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आता है, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में आता है एज पर शेड्यूल सेकंड, है ना। तो बट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया हमारे इंजीनियर ने, कि जो लैंड है ना, लैंड के सेल पे भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब जो चीज सप्लाई ही नहीं है उस पर जीएसटी रेट लगाए कैसे, कैसे लगा दिया। तो उसने तो ऑलरेडी लिख दिया, हाँ अगर लैंड पार्सल सेल होएगा तो वहां पे जीएसटी लगेगा, जीएसटी 10% से लगेगा। तो ऐसे जिस तरीके से मैं कोई भी लैंड पार्सल सेल कर रही हूँ और उसको ईआरपी में चढ़ा रही हूँ, तो ईआरपी जो है डायरेक्टली कैलकुलेट कर देगा मेरे पास सेल्स की वैल्यू विद जीएसटी। वाई? क्योंकि मेरी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ही गलत हो गई। अगर मेरे को सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में
जो जीएसटी एप्लीकेबल वाला ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है उसमें यस नहीं सेलेक्ट करना था, मेरे को क्या करना था, नो सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ही क्या हो गई, मेरी गलत हो गई, जिसकी वजह से now we have another bullet point of the features to the automated environment. Next is provides latest information. अब इसका क्या मतलब है, provides latest information का? पहले क्या होता था कि जो अपना रिपोर्ट प्रिपेयर होता था एमआईएस, जैसे आपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट के बारे में सुना हो कि आज तक हम यहाँ पे खड़े हैं तो अपना रिवेन्यू इतना हुआ है, एक्सपेंस इतना हुआ है, सेल्स इतनी हुई है, ठीक है। और एक्सपेंस की भी कैटेगरी, ओपेक्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना हुआ है। तो वो सारी रिपोर्ट हम मंथली बेसिस पे बनाते थे। अब जैसे ही मंथ खत्म हो जाता था तो मंथ के नेक्स्ट विद इन अ वीक हम बनाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी का मंथ है तो मैं 7 फरवरी तक क्या करूँगी, रिपोर्ट्स तैयार करूँगी। बट अब मुझे जो डिसीजन है ना बिजनेस एक्सपेंशन का, वो 2 फरवरी को ही लेना था। अब 2 फरवरी को एकदम से एक मंथ का पूरा जो डेटा है उसको कंपाइल एंड कंसोल करके रिपोर्ट बनाना पॉसिबल नहीं था 2 दिन में, क्योंकि डेटा ही इतना ज्यादा होता है, ट्रांजेक्शन फ्लोज ही इतने ज्यादा होते हैं, कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 2 दिन में पॉसिबल नहीं था बनाना। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो डिसीजन है उसमें ये रिपोर्ट्स काम ही नहीं आ पाएगी। मैं 7 तारीख को रिपोर्ट्स दूंगी तो डिसीजन के लिए ये जो रिपोर्ट्स है वो क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को डिसीजन मेकिंग तो 2 फरवरी को करनी थी, बट मेरी जो रिपोर्ट है वो या तो 7 को जा रही है, 14 फरवरी को जा रही है, राइट। तो ऐसे केस में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाती थी पहले। वाई, बिकॉज वी आर मैनुअली जनरेटिंग द रिपोर्ट। बट इन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द ईआरपी सिस्टम, वहाँ क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएंगे। अगर आप मुझे ये बोलोगे कि भाई मेरे को 2 तारीख की रिपोर्ट जनरेट करके दे, मार्च की 2 तारीख की, कि अभी तक 2 दिन में, या फिर जो मार्च का क्वार्टर है, जनवरी फैब एंड मार्च, इन तीनों क्वार्टर में मुझे 31 मार्च को ही कोई रिपोर्ट चाहिए। अब आपको ही पता है 31 मार्च क्लोजिंग डेट होती है, उस दिन कितना हेक्टिक हो जाता है, राइट। अब इस हेक्टिकनेस में मैन्युअली रिपोर्ट नहीं बन सकती है। बट अगर अपने पास ईआरपी सिस्टम है तो वी हैव द मैजिक। क्या मैजिक है अपने पास, मेरे को बस एक सिंगल क्लिक करना है ईआरपी सिस्टम में टू रिपोर्ट, टू जनरेट द रिपोर्ट, राइट। जैसे मैंने वो बटन को क्लिक कर दिया, मेरे पास पूरा जो क्वार्टर 4 है, जनवरी फैब एंड मार्च, उसका डेटा फ्लो होने लग जाएगा, डेटा मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो विद इन अ क्लिक मेरे पास एक रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी। हो सकता है आपको उसमें फॉर्मेट चेंज करना पड़े, कॉस्मेटिक चेंज करने रहेंगे, बट क्वांटिटी वाइज कुछ चेंज नहीं करना, प्रोडक्ट आपको ऐड नहीं करना, डिलीट नहीं करना। यू जस्ट मेक दैम इन अ प्रेजेंटेशनल फॉर्म, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड। तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एक डैशबोर्ड जनरेट हो जाता है। और आपके लेवल पे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे आप टैली ईआरपी चलाते हो, तो टैली ईआरपी में क्या होता है, आप जस्ट एक एंट्री फ्लो करते हो, और एंट्री फ्लो करते के साथ आपको रियल टाइम बेसिस पे ट्रायल बैलेंस दिखता है। रियल टाइम बेसिस पे जो ट्रायल बैलेंस है उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी बन जाता है, एंड उसके साथ साथ आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का मतलब समझ आ गया होगा। देन वी हैव कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव मैनी ब्रांचेस, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें कि हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस आपके अलग अलग स्टेट में है। तो पहले क्या होता था, सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं होते थे, तो ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 सब अपने अलग अलग ईआरपी सिस्टम रखते थे और सेपरेट बुक्स बनाते थे। अब इस केस में जो अपनी एनुअल क्लोजिंग है या फिर क्वार्टर क्लोजिंग है, उसमें क्या हो जाती थी, डिले। क्यों, क्योंकि सबको अपना जो डेटा है पहले हेड ऑफिस को भेजना पड़ता था, और भेजने में क्या लगता था, टाइम, टाइम कंजम्पशन हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होता था, हेड ऑफिस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में क्या लग जाता था, टाइम लग जाता था। वाई, बिकॉज जो ब्रांचेस है वो देर कर देती थी अपना डेटा देने में। बट अब क्या होता है,
जो ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस को भी किसकी एक्सेस दी होती है, सेंट्रल ईआरपी की, कि जो भी ट्रांजैक्शन होएगी ब्रांचेस के पास से भी वो किस में आएगी, एचओ यानी हेड ऑफिस के सेंट्रल ईआरपी सिस्टम में आ जाएगी। ठीक है। तो ये था अपना कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट। अगर अब एक सेंट्रलाइज्ड ईआरपी है तो हेड ऑफिस को दिक्कत नहीं आएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल्दी से प्रिपेयर करने में। तो यही था अपना कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज का। तो आई थिंक वी हैव did with all the key features, less prone to human errors, देन प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको रिपोर्ट्स का एंड डैशबोर्ड इन सब का मतलब समझाया। देन उसके बाद कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। इफ अ कंपनी यूज एन इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज इन रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, SAP, Oracle, etc., then it is considered more complex to the audit। ऑडिट के लिए वो मोर कॉम्प्लेक्स कैसे है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का, तो ऑडिटर बजाय कि पहले ये देखने के लिए कि कैलकुलेट कैसे हुई है फिगर, उसको ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम में रेट क्या डला था। रेट ही गलत होगा तो फिर वो कैलकुलेशन क्यों ही करेगा, बोलेगा रेट ही गलत है, मैं क्या करूँ ऑडिट करके। पहले ही पता चल रहा है रेट गलत है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अलग होएगी, फिर एंट्रीज के अमाउंट चेंज होएगी, तब जाके बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है। On the other hand, if a company is using an off-the-shelf accounting software, ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कि मैनुअल इंटरवेंशन होता ही है। बिना मैनुअल इंटरवेंशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर किए जा पाएंगे। देन इट इज लाइकली टू बी लेस ऑटोमेटेड एंड हैंस लेस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। क्यों लेस क्यों है, क्योंकि अब ऑडिटर को सिस्टम को चेक नहीं करना है, बहुत हद तक उसको मैनुअल चीजें ही चेक करनी है। मतलब कि एक तरीके से ये देखा जाए तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिटर का क्या काम बढ़ जाता है, उसको फाइनेंशियल तो पहले भी ऑडिट करने थे, अब भी ऑडिट करने हैं, बट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे फाइनेंशियल्स ऑडिट करने से पहले उसको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस की ऑडिट करनी पड़ेगी। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को समझना पड़ेगा कि हाउ सिस्टम इज फ्लोइंग द डेटा इनटू लेजर्स। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ईआरपी सिस्टम, बुक में भी सैप एंड ओरेकल का एग्जांपल दिया है। हाई डिपेंडेंस ऑन आईटी कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स पे हाई डिपेंडेंस कैसे, मान लो कोई परचेज की एक्सेस दे रखी है किसी को, और उसने उसको हमेशा रोल बेस्ड एक्सेस ही मिलेगी। परचेज वाला इंसान सेल्स वाले लेजर में एंट्री नहीं कर पाएगा, यानी जो सेल्स वाला इंसान है वो रिवेन्यू और डेटर संभाल रहा होगा, परचेज वाला जो इंसान है वो परचेज एंड क्रेडिटर संभाल रहा होगा, राइट। तो ये क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस है। तो हाई डिपेंडेंस है ऑन आईटी कंट्रोल्स। अगर आईटी कंट्रोल सही नहीं होंगे और गलती से परचेज वाले को सेल के राइट मिल गए, सेल वाले को परचेज के राइट मिल गए, तो उनका डेटर एंड क्रेडिटर का बैलेंस हिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर, ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर में क्या होता है, लिमिटेड इंटीग्रेशन होता है। लिमिटेड इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल जैसे जो हम बही खाते बनाते थे, मैनुअल बुक्स होती थी, रैड बुक अगर किसी ने अपने घरों में देखी हो तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, कैलकुलेशंस भी मैनुअली चलती थी। और ईआरपी टैली ईआरपी क्या करता है, जस्ट देखो जो रिकॉर्डिंग है ट्रांजेक्शन्स की वो हम पेजेस पे तो कर ही रहे हैं, सिस्टम पे तो कर ही रहे हैं, बट सिस्टम क्या कर रहा है, बस उसको रिकॉर्ड कर रहा है, वो बस दिखा रहे कि हाँ मैंने सिस्टम में इसको चढ़ा दिया और उसके टोटल कर दिए और लेजर अमाउंट दिखा दिया मुझे पास, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे उसने अमाउंट तो दिखा दिया, बट इन्वेंट्री को तो हमें खुद ही जाके अपडेट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री को अपडेट करने का मतलब मैंने कुछ सामान बेचा होगा तो मेरे को इन्वेंट्री में जाके उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा इन्वेंट्री के बैलेंस को, क्वांटिटी को। तो यहाँ पे टैली ईआरपी में ये सॉफ्टवेयर बहुत हद तक इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मेरा मैनुअल इंटरवेंशन अलग अलग अकाउंट्स में जाता ही जाता है, राइट। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, बट इफ स्टिल यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप और इवन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल, राइट। सो हैव अ गुड डे। यहाँ तक you need to revise all the stuff. If you have any doubt you can ask me, like ये जो अपने सेशन है ये
स्पेसिफिकली डाउट क्लियरेंस के लिए है, याद कराने के लिए नहीं है स्टफ को। डाउट क्लियरेंस भी कैसे कि देखो, अब जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने दी आपको, जितने एग्जांपल्स बना के दिए, ये सब आपको प्रैक्टिकली बताया कि क्या चलता है, किस तरीके से होता है, तो आप कभी ना जो सामान खरीदते हो तो उस पे इनवॉइस का स्ट्रक्चर देखना किस तरीके से बना है, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। ठीक है। AWS के देखना, अमेजोन वेब सर्वर के, तो वहां पे भी आपको दिखेगा इनवॉइस नंबर का पैटर्न, तो ये चीजें नोटिस किया करो। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखो, आईसीआई मटेरियल में सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख के दे दिए, तो कैसे समझोगे? इसीलिए ये चीजें आई है, इसलिए लोगों को क्या होता है, डाउट्स होते हैं। अब बात ये भी है कि 400 पेज की तो बुक बना नहीं सकते, अलग से ही समझाना पड़ेगा, है ना? तो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन फॉर द डे। आई होप जिन जिन स्टूडेंट्स का ये डाउट था टॉपिक में, वो क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव, यू कैन रीच मी आउट, फील फ्री टू रीच। ठीक है। हैव अ गुड डे।